राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पहले वाली वीडियो में मैंने आहार की संरचना एवं उनके कार्यों के बारे में डिटेल्स में बताया था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इनके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने चर्चा किया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल इनके बारे में विस्तार से बताऊंगी। बच्चों, आहार की संरचना में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम एक थाली को देखते हैं, सबसे आसान तरीका है अपनी थाली को निहारना। कि हम एक थाली में देखते तो हमारे पास क्या रहता है? रोटी रहती है, सब्जी रहता है, दाल रहता है, छाछ रहता है, सलाद रहता है, सब्जियां रहती है। तो अगर उनको पोषक तत्वों की दृष्टि से बांटेंगे तो रोटी में कार्बोहाइड्रेट, अगर पूड़ी है तो तेल में तला हुआ है, वसा से तला हुआ है। सामान्य अर्थों में समझो कि हमारी आहार की संरचना में 7 पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज लवण, जल और प्रोटीन के साथ रेशा। ये 7 पोषक तत्व हमारे आहार की संरचना में सम्मिलित हैं और सबके डिफरेंट कार्य हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का काम है ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन का काम है तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत करना, शारीरिक वृद्धि और विकास करना, घावों को भरना, रक्त का निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना। बहुत सारे काम हैं जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी वसा, जिसको हम फैट बोलते हैं, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी में। फैट, जिसको हम अंग्रेजी में फैट बोलते हैं, हिंदी में हम उसको वसा बोलते हैं। इसका मुख्य काम है एनर्जी प्रोवाइड करना, ऊर्जा देना, और ऊर्जा प्रदान करने का जो काम है वह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा वसा करता है। आप देखते होंगे कि जब आप कभी पार्टी से आते हैं या तला हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे पूड़ी खा लिया, पकौड़ा खा लिया, मिठाई खा ली, जलेबी खा लिया, इमरती खा लिया, जो तेल में तला हुआ होता है, घी में तला हुआ होता है, उनको खाने से वो देर से पचता है। क्यों देर से पचता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो इसका मुख्य काम है वसा का एनर्जी प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना। और 1 ग्राम वसा जितना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है, इससे कहीं ज़्यादा, 2 गुना से भी थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा इनसे मिलती है, कैलोरी इनसे ज़्यादा प्राप्त होता है। तो वसा का मुख्य काम है ऊर्जा प्रदान करना। और क्या काम है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी। केवल ये ऊर्जा देने का ही काम नहीं करता है, बल्कि ऊर्जा को संग्रहित करने का भी काम करता है, ऊर्जा का भंडारण का भी काम करता है वसा। कैसे? ये जो त्वचा हमारी है, त्वचा के नीचे यह वसीय ऊतक के रूप में जमा रहता है। कई लोगों का आप देखोगे ना, ये जो चिन्ह है, चिन्ह के नीचे डबल या ट्रिपल फोल्ड हो जाते हैं। पेट आगे की तरफ निकला हुआ होता है, बाहें खूब मोटी और थुलथुली होती हैं। वो सब कहाँ से मोटी और थुलथुली हुई? वो मांसपेशियों के कारण कम, एडिपोज टिश्यू के कारण ज़्यादा रहता है, क्योंकि वसा वसीय ऊतकों के रूप में त्वचा के नीचे एक परत के रूप में जम जाता है। तो स्टोरेज करने का ये काम करता है, भंडारण करने का काम करता है। फिर वसा जितने भी हमारे कोमल अंग हैं, उन अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। सॉफ्ट ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्शन देता है, यह गद्दी की तरह काम करता है। मोटे लोगों को आप देखोगे कि अगर एक फैट मार भी देते हो तो उनको कम चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वो हड्डियों से उनका कनेक्शन नहीं है। हड्डियों में ज़्यादा चोट लगता है, ज़्यादा दुखता है। तो ये कुशन की तरह काम करता है, एक इंसुलेटिंग की तरह काम करता है, और कोमल ऑर्गन्स को, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उन सबको वसा सुरक्षा प्रदान करता है। वसा
टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अक्सर आप देखोगे जो दुबले पतले लोग रहते हैं उनको सर्दियों में ज़्यादा ठंड लगती है, मुझे भी ज़्यादा ठंड लगती है। और जो लोग मोटे होते हैं, फैटी होते हैं, उनको ठंड कम लगती है। क्यों? कारण यही है कि उनके त्वचा के नीचे एडिपोस टिश्यू जमा रहता है जो कि हीट को अंदर आने से रोकता है। लेकिन वहीं जो दुबले पतले लोग हैं जिनके बॉडी में वसा की मात्रा कम होती है, एडिपोस टिश्यू की मात्रा कम होती है, उनको ज़्यादा ठंड लगता है। एक कारण ये भी है। यहाँ पर वसा हीट इंसुलेटर की तरह काम करता है। इसके बाद सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, इन सब चीज़ों से वसा व्यक्ति को बचाने का काम करता है। सर्दी भी इनको कम लगती है, गर्मी भी इनको कम लगती है। मोटे लोगों को खास करके सर्दी तो नहीं लगती। मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, जो लोग मोटे थे उनको गर्मी कम लगती थी, और जो पतले दुबले थे उनको ज़्यादा सर्दी भी लगती थी। जब हमें मजाक में कहते थे कि भाई मुझे तो बहुत सर्दी लगती है, तो वो कहते थे मैडम हम सेठानी हैं, तो सेठानियों को सर्दी नहीं लगता, क्योंकि हमने खाया पिया मेरा शरीर है और हमने अपने शरीर में वसा की मात्रा जमा करके रखी है। मजाक मजाक में कहते थे। तो वसा जो है वो हीट इंसुलेटर की तरह काम करता है और सर्दी से अपने को सुरक्षा प्रदान करता है। वसा प्रोटीन की भी बचत करता है। कहो कैसे? हमारे आहार में जब पर्याप्त मात्रा में एनर्जी एल्डिंग फूड्स होते हैं जिनसे कार्बोज और वसा मिलती है, अगर हम कार्बोज और वसा युक्त आहार ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर को जो विविध क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा मिलनी चाहिए वह सब हमें प्राप्त हो जाती है और प्रोटीन का बचत हो जाता है। और जो प्रोटीन का बचत होता है वह प्रोटीन विभिन्न क्रियाकलापों को करने में काम आता है। जैसे प्रोटीन का काम है रक्त का निर्माण करना, हार्मोन का निर्माण करना, मांसपेशियों का निर्माण करना, टूट फूट जो हुई है मांसपेशियों में उनकी मरम्मत करना, शरीर की वृद्धि और विकास करना, घावों को भरना, त्वचा को कांतिमय बनाए रखना। तो जो प्रोटीन का काम है, अगर प्रोटीन है बॉडी में तो प्रोटीन अपना काम करेगा जो उसका काम है, जैसे हार्मोन का निर्माण करना, ब्लड का निर्माण करना, ये सब काम करेगा, एंजाइम्स का निर्माण करने का काम करेगा। लेकिन अगर आहार में, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा नहीं है या कम है, अल्प है, उस स्थिति में प्रोटीन ही ऊर्जा देने का काम करता है। तो जो प्रोटीन का मुख्य काम है निर्माणात्मक, वो काम गौण हो जाता है, निर्माण करने की क्रिया कम हो जाती है और उसका काम है एनर्जी एल्डिंग देना। अब वो ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। मैंने जैसा कि पहले बताया था कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य स्रोत तो कार्बोहाइड्रेट और वसा है। प्रोटीन तब ऊर्जा देता है जब व्यक्ति के भोजन में ये दोनों ही पोषक तत्व नहीं होते हैं, कार्बोज भी नहीं होता है और वसा भी नहीं होता है, तब प्रोटीन जो है वो ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन याद रखो कि अगर प्रोटीन से हम ऊर्जा लेते हैं तो प्रोटीन युक्त भोजन महंगा होता है। हमारी बॉडी, हमारी किडनी को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। और ऐसे भी देखो खरीदना भी, दूध महंगा होता है, पनीर महंगा होता है चावल की तुलना में, आटे की तुलना में, है कि नहीं? दूध महंगा है, पनीर महंगा है, मांस मछली अंडा महंगा है। तो ऐसे भी देखोगे पैसे की दृष्टि से भी तो प्रोटीन महंगा है। बॉडी में भी आप देखोगे तो प्रोटीन को पचाने के लिए दूसरे एंजाइम्स होते हैं, किडनी को भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, किडनी पर लोड पड़ता है। तो ये वसा जो है प्रोटीन की बचत करता है और प्रोटीन को कहता है भाई जो तुम्हारा प्रोटेक्टिव काम है,
निर्माणात्मक कार्य है उस काम को करो आप, इस काम को आप छोड़ दो, ये काम हमारा है, एनर्जी देने का काम हम करेंगे, आपको नहीं करना है। इसके बाद जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन हैं उन सभी के स्रोत जो है वो है आपका वसा। अब वसा में घुलनशील विटामिन आपको मालूम होगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, कैरोटीन, ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। और इनका भी जो एब्जॉर्प्शन होता है, इनका एब्जॉर्प्शन भी तभी होता है जब आहार में वसा की मात्रा होती है। जैसे कोई व्यक्ति गाजर खाता है ऐसे सलाद के रूप में, तो उसको रेशा मिलेगा, नो डाउट, फाइबर मिलेगा, विटामिन मिलेगा। लेकिन अगर विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा करना है तो अगर हम गाजर को एक हलवे के रूप में खाते हैं जिसमें घी से हम में डालते हैं, और कोई भी हलवा बनाते हैं तो घी तो चाहिए ही, तो घी में क्या होता है, वसा होता है। वसा के अवशोषण के लिए बॉडी में, विटामिनों के अवशोषण के लिए बॉडी में वसा का होना अनिवार्य है, फैट का होना अनिवार्य है, चाहे विटामिन ए हो, विटामिन डी हो, विटामिन ई हो, विटामिन के हो या कैरोटीन हो। और इनकी प्राप्ति के साधन भी वसा है, वसीय युक्त भोजन है। जैसे दूध है, दूध में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलता है, मछली का तेल है, कॉड लिवर ऑयल है, मक्खन है, घी है, इनमें विटामिन ए की मात्रा रहती है। और ये सब क्या है, वसा है। तो जिनमें वसा रहेगा उनमें विटामिन ए की मात्रा भी रहेगी। तेल बीज है, तिल का तेल है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, और तेलों में विटामिन ई की मात्रा होती है, खूब मात्रा में विटामिन ई मिलता है। तो जो मुख्य वसा घुलनशील विटामिन है उनका स्रोत वसा है, और उनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा तब होता है जब हमारे आहार में वसा की पर्याप्त मात्रा रहती है, अन्यथा नहीं हो पाएगा उतनी अधिक मात्रा में उसका अवशोषण। इसके बाद आमाशय में जो हमारा स्टोमक है उसमें डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन में वसा महत्वपूर्ण होता है और उसकी सिक्रेशन को कम कर देता है। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन कम होता है। उदाहरण आप खुद देखोगे कि जब हम वसीय युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, तला भुना हुआ चीज़ खाते हैं, पकोड़े खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं, कचौरी खा लेते हैं, हलवा खा लेते हैं, पूरी खा लेते हैं, तो जो भी वसीय भोजन हम अगर हम ग्रहण करते हैं तो हम देखते हैं कि दलिया की तुलना में, दाल चावल की तुलना में जो बिना वसा वाला भोजन है उसकी तुलना में ये भोजन देर से पचता है। ये ज़्यादा समय तक स्टोमक में, हमारा पेट में, हमारा आमाशय में संग्रह रहता है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव जूस के सिक्रेशन को ये कम कर देता है। और यही कारण है कि जब हम तला भुना हुआ जब भोजन ग्रहण करते हैं, वसीय युक्त भोजन ग्रहण करते हैं, तो ज़्यादा देर तक हमारे स्टमक में रहता है और हमें भूख कम लगती है और तृप्ति भी मिलती है। एक बताओ, घी वाले पराठे खाते हैं तो ज़्यादा तृप्ति मिलती है, सूखी रोटी खाते तब तृप्ति मिलती है? तृप्ति किसमें मिलती है? जब वसीय युक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें तृप्ति मिलती है। ऐसी सब्जी देखो जिसमें कि तेल नहीं है, घी नहीं है, खा लेते हैं, इसके बाद भी भूख लग जाती है। दलिया खा लेते हैं, भूख लग जाती है। खिचड़ी खा लेते हैं, भूख लग जाती है। दाल चावल खाते हैं, भूख लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि इसमें वसा की मात्रा अल्प है या नहीं के बराबर है। तो वसा का काम है क्षुधा को तृप्त करना, मन को संतुष्टि का भाव देना, और भोजन हमारे जो स्टमक में है 4 से 5 घंटा तक या इससे भी अधिक समय तक भोजन हमारे स्टमक में रहता है, भूख नहीं लगती। वसा इतना ही काम नहीं करता, वसा हमारी जो स्किन है इसको ये चिकना और कांतिमय बनाए रखता है।
सर्दी के मौसम अक्सर आप देखोगे कि ये जो स्किन है, स्किन के नीचे से अगर ऐसे ऐसे करोगे ना तो भूसी की तरह निकलेगा, जो आटे की चोकर की तरह, या मछली के जो ऊपर वाला ये स्केल होता है ना उस तरह का निकलने लगता है। तो हम क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं या तेल लगाते हैं अपने हाथ पैरों में, अपने चेहरे पर। चेहरा भी सूखने लगता है, होठ फटने लगते हैं, तब वहाँ पर हम क्रीम लगाते हैं या बोरोलिन लगाते हैं, जिसके पास जो कुछ रहता है वो लगाते हैं, तब जाकर के हमें राहत मिलती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, चरचराने जैसी लगती है, अंदर से फटने लगता है। तो त्वचा को चिकना और कांतिमय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है वसा की। वसा में होता है लिनोलिक अम्ल, और लिनोलिक अम्ल जो है एक एसेंशियल फैटी एसिड है, और त्वचा को, जो हमारे स्किन है, इसको कांतिमय बनाए रखने के लिए, इसको सुंदर बनाए रखने के लिए, इसमें चमक लाने के लिए, इसको लस्ट्रस बनाए रखने के लिए, इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, इसकी कोमलता को बनाए रखने के लिए लिनोलिक अम्ल जरूरी है। आप 2 दिन 1 दिन सर्दी का मौसम में तेल ना लगाओ, आप देखोगे आपका पूरी जो स्किन है रुखड़ा हो जाएगा, जगह जगह से फटने लगेंगे, और जैसे मछली के चोए होते हैं ना, वैसे वैसे आप देखोगे स्किन के ऊपर भी उसी तरह का परत जमने लगता है। सर्दी के मौसम में आपको स्पष्ट रूप से ही दिखाई पड़ेगा। तब हम क्रीम का सहारा लेते हैं या तेल का सहारा लेते हैं। शोधों से ज्ञात हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, रिसर्च कह रहा है, कि जब आहार में बालकों को लिनोलिक अम्ल से रहित भोजन दिया गया तो उनकी त्वचा बेजान हो गई, रूखी हो गई, चमकहीन हो गई, त्वचा फटने लगा, जगह जगह से त्वचा में दरारें आने लग गई। तो फैट जो है हमारा एसेंशियल होता है इनके लिए। इसके बाद देखो, फास्फोलिपिड के संश्लेषण में भी जरूरी होता है फैट, और गैलेक्टोज की उपयोगिता को भी बढ़ाने में इम्पॉर्टेंट होता है फैट। लैक्टोज आप जानते हो दूध में पाया जाता है, दूध की कार्बोहाइड्रेट है। तो जब लैक्टोज टूटता है तो एक अणु देता है ग्लूकोज और एक अणु देता है गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज तो अब ऐसे भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है हमारा, लेकिन गैलेक्टोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, और ये तब तक नहीं होता है जब तक कि हमारे आहार में वसा की मात्रा ना हो। तो गैलेक्टोज की उपयोगिता तब बढ़ती है जब हमारे आहार में वसा होता है। फिर वसा के काम और है भोजन की परिमाण, वॉल्यूम को कम करने में। अक्सर हम देखते हैं कि जब हम जर्नी में जाते हैं, यात्रा प्रवास करते हैं, तो अपने साथ पूड़ी, मठरी ऐसी चीज़ें ले चलते हैं। क्यों ले चलते हैं? रोटी भी तो ले जा सकते हैं, क्योंकि एक तो रोटी ले जाएंगे, सूखी रोटी, तो स्वाद भी नहीं रहेगा, जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर वसा से तला हुआ पूड़ी रहेगा, परांठे होंगे, मठरी होगी, नमकीन होगा, तो एक तो मात्रा भी कम होगी, वॉल्यूम भी कम हो गया। एक बार खाना खाए, देर तक हमारे पेट में स्थिर रहेगा, बार बार भूख नहीं लगेगी, क्योंकि हम यात्रा प्रवास में बार बार कितना खाना खाएंगे। तो क्या कहते हैं कि भोजन के परिमाण को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एक और काम है किसका? वसा का, वो है कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में। आप जानते हो कोलेस्ट्रॉल, जहाँ पर बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो नुकसान करता है, हमारा अटैक लाता है बॉडी के, हृदयाघात उत्पन्न करता है, वहीं पर कोलेस्ट्रॉल इम्पॉर्टेंट भी होता है हमें हेल्दी बॉडी बनाए रखने के लिए। कई सारे हार्मोन, जैसे एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन है, स्टेरॉयड सेक्स हार्मोन है, बाइल साल्ट है, प्रोविटामिन डी है, अर्गोस्टेरॉल है, इन सब का मुख्य घटक ही फैट है। तो बच्चों, आज मैंने आपको फैट के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया है। आहार की एक संरचना में फैट था जिसके बारे में बताया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको आगे वाली जो होगा फैट के बाद आपके विटामिन्स, उसके बारे में बताऊंगी। तब तक मुझे इजाज़त तो जाने की। ओके बाय। अब मेरा कॉलेज का टाइम हो गया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके बाय बच्चे, बाय।